हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 14 जून के द हिंदू को आज डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हमको क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे है टैक्स लॉ इन शैडो ऑफ हायर जुडिशरी। तो ये हम देखेंगे इसमें किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है वो एक एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स लॉ इन द शैडो ऑफ हायर जुडिशरी। इसमें कहा जा रहा है इंडियाज़ लॉ ऑफ टैक्सेशन इज़ बिल्ड ऑन 2 सेंट्रल परसेप्ट। बोल रहे हैं कि जो इंडिया का टैक्सेशन है वो 2 सेंट्रल परसेप्ट पे है। फर्स्ट है आइडिया कैप्चर्ड बाय आर्टिकल 265। इनका कहना है कि एक तो पहला क्या है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ टैक्स में बी इम्पोज्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कि जो टैक्स है, बता रहे ये जो टैक्स है वो इम्पोज किया जा सकता है ओनली किसके बेसिस पे, अथॉरिटी ऑफ लॉ के बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट है ये। ओके, सेकंड हम देखेंगे इसमें से क्या कहा जा रहा है। 1 मिनट। यस, सेकंड देखेंगे ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ श्योरनेस दैट एनी लेवी आउट टू बी क्लियर। क्या होना चाहिए, क्लियर, कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। बोथ दीज परसेप्ट emanate out of the larger commitment to the rule of law, in particular to value of the legality and certainty। तो लीगैलिटी एंड सर्टेनिटी को भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है रूल ऑफ लॉ। देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं, ठीक है, वो बेस्ड होती है रूल ऑफ लॉ पे। ये याद रखना है आपको, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है। ओके, अ रिवर्सल ऑफ जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, पर हम वही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम मतलब हम लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, वो ध्यान देना है। देखो, इन अ मोर रिसेंट ऑफ रूलिंग इन ITO वर्सेस विक्रम सुजीत कुमार भाटिया क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट कंसर्न वेदर द अमेंडमेंट टू अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वुड हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मैंडेट। एक चीज़ ये है, अगर आपको याद हो तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से याद रखो आप। प्रोविज़न ऑफ स्टेक सेक्शन 153C ऑफ द एक्ट क्या है सेक्शन। अब जैसे हमें आर्टिकल याद रखना है, कौन सा आर्टिकल, यहाँ पे है 265। क्या बात की है वहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो टैक्स इम्पोज करती है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ के बेसिस पे होगी। दूसरा सेक्शन 153C ऑफ द एक्ट क्या कहती है, विच स्टिपुलेट कंडीशन अंडर विच अ सर्च मेड ऑन अ पर्सन प्रीमाइसेस कुड रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन एंड एंटिटी। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोविज़न है, ठीक है, जो भी सेक्शन 153C ऑफ द एक्ट ये कह रहा है विच स्टिपुलेट दैट द कंडीशन अंडर विच अ सर्च मेड ऑन अ पर्सन प्रेमाइसेस वुड रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर पर्सन एंड एंटिटी। तो जो भी इस पे होगा तो वो अदर जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन की प्रोसीडिंग है अगेंस्ट अदर पर्सन एंड एंटिटी, तो उस पर भी क्या हो सकता है कि ये सर्च जो होता है विच अ सर्च मेड ऑन अ पर्सन प्रेमाइसेस कुड रिजल्ट इनटू दी ओपनिंग ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब जो प्रोसीडिंग है वो अगेंस्ट अदर पर्सन और एंटिटीज़ भी की जा सकती है। ये किस में कहा जा रहा है, सेक्शन 153C में। ओके, 3 डिफरेंट हाई कोर्ट हेल्ड बिलोंग्स टू बिलोंग, ये सब है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी। द सेंट्रल परसेप्ट ऑन विच इंडियाज लॉ ऑफ टैक्सेशन इज बिल्ड फेस इरोजन एज टू जजमेंट बाय द टॉप कोर्ट शो। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। पहला हमने देख लिया है सेक्शन, देखो 153 यहाँ पे भी बोल रहे हैं 153 और आर्टिकल 265 हमने देखा है। जजमेंट ऑफ द यूनियन इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल डिलीवर्ड इन मे लास्ट ईयर इज़ नॉट डिसिमिलर। इतना आप जो है जजमेंट वो नहीं याद रख पाओगे, ठीक है। तो हमको जैसे अब देखो, हमें आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये याद रखनी है हमको, लिख सकते हैं हम अपने आंसर में भी और पूछ सकता है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। फॉरबिड करता है कि ये कहा जा रहा है इसमें कि जो आर्टिकल 265 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है इसमें ये कहा जा रहा है कि टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। मतलब टैक्सेशन विद मतलब लेजिस्लेशन पे डिपेंड है। ये तरीके से ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड करता है टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, कि
जो टैक्सेशन इम्पोज किया जा रहा है वो किसी लेजिस्लेशन के बिना नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद रखना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो देखो पूरी आर्टिकल हमने पढ़ा, जो हमें एग्ज़ाम के लिए जो इन्होंने लिखा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, तो वहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें सब याद रखनी है। पहले तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, दूसरा फिर सेक्शन 153 हो गया और लास्ट में ये हो गया, ठीक है। तो ये पूरे आर्टिकल में इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। देखो अब क्या होता है कि हम पढ़ने को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमको कुछ चीज़ें जो कि याद करके अपने आंसर को इनरीच करने के लिए वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेशन और इस सब पे आएगा तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। सेडेशन से रिलेटेड फिर आया है, वेयर एनी वन कैन बी अक्यूज ऑफ सेडेशन। अब सेडेशन जो लॉ है उससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी नोट, शॉर्ट नोट बन चुकी है, ठीक है। जहाँ पे बनी है उसी के बगल में ही आपको जो भी चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं वहाँ पे आपको करते जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आया है तो थोड़ा देख लेते हैं। 279 लॉ कमीशन रिपोर्ट है, डाउन लेइंग डाउन द ग्राउंड फॉर रिटेनिंग सेडिशन इज स्टार्की सिम्बोलिक ऑफ द नो बॉडी लिसन। अब यहाँ से देखो आपको ये याद रखना है कि 279 लॉ कमीशन रिपोर्ट है। कमीशन ने क्या कहा है, कमीशन हैड मेड 3 सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस, 3 रिकमेंडेशंस लाई है कमीशन ने। फर्स्ट क्या है, सेक्शन 124A आईपीसी का, जिसमें क्या कहा जा रहा है, विच कंटेन लॉ ऑफ सेडिशन बी अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द मीनिंग ऑफ सेडिशन विच वॉज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपने शॉर्ट नोट में हमने मेंशन भी किया है सेडिशन लॉ वाले में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। तो बस आपको पहले क्या क्या चीज़ें जाननी है नोट्स के तौर पे। 279 लॉ कमीशन रिपोर्ट है ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ 3 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट में 124A ऑफ आईपीसी की बात की जा रही है, केदारनाथ सिंह की बात की जा रही है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, और कब का है ये, 1962 का। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या कहा जा रहा है, सेकंड यहाँ से कहा जा रहा है, यहाँ पे देखो मिनिमम जो सेंटेंस है इंक्रीज़ किया गया 3 to 7 ईयर। तो मतलब जो प्रिजन सेंटेंस जो मतलब सज़ा सुनाई दे जाती थी तो उसको 3 साल से फ्रॉम 3 ईयर्स टू कितना कर दिया गया, 7 ईयर। ओके, तो फ्रॉम 3 ईयर्स टू 7 ईयर, मतलब 3 साल से 7 साल कर दिया गया। फ्रॉम 3 to 7 कर दिया गया उसका, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया गया 3 to 7। थर्ड यहाँ पे देख लो, फर्स्ट देखा हमने यहाँ से, सेकंड देखा हमने यहाँ से, थर्ड देखेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, देखो एफआईआर का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, एफआईआर रजिस्टर्ड जो करते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन सेडिशन केस शुड बी रजिस्टर्ड ओनली आफ्टर पुलिस ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और हायर मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मतलब कह रहे हैं कि एफआईआर तभी रजिस्टर्ड होगी जब ओनली आफ्टर अ पुलिस ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, या तो वो इंस्पेक्टर हो या फिर हाई उससे इंस्पेक्टर से बड़ा हो, इंस्पेक्टर हो या हायर, मतलब कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। ये यहाँ पे पता चली हमको। द लिंग्विस्टिक चेंज एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म कैन रेमेडी द प्रूव दैट द आर्टिकल 124A पोसेस इन अ पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। अब जो हमारे इस आर्टिकल से जो हमें ऐड ऑन करना था वो आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। केदारनाथ सिंह वाला यहाँ पे हम केस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, कॉलोनियल लॉ के बारे में बात किया जा रहा है कि उस टाइम पे भी था तो क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ से आपको, हालांकि हमने शायद इसको ऑलरेडी कर रखा है, जिन्होंने नहीं बनाई है नोट्स वो ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हमारा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज भी है HAP टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। अब ये क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे।
देखो G7 समिट होस्ट किया गया किसके द्वारा, जापान के द्वारा। टुक प्लेस टुक प्लेस इन हिरोशिमा में हुआ था मई 19 से 21 2023, ठीक है। तो 19 से 21 मई को जापान के हिरोशिमा में होस्ट किया गया G7, ठीक है। ये याद रखना आपको, यहाँ से देखो बैठे हुए हैं यहाँ पे सब लोग। द लीडर इनिशिएटेड हिरोशिमा AI प्रोसेस, हिरोशिमा AI प्रोसेस को उन्होंने इनिशिएट किया है रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइंस के लिए, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि जो लीडर्स हैं उन्होंने इनिशिएट किया हिरोशिमा AI प्रोसेस रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI को। विद द हेल्प ऑफ HAP G7 countries could move toward a divergent regulation based on the shared norm principle and guiding value। तो ये कहा जा रहा है कि HAP की हेल्प से जो G7 कंट्रीज़ हैं वो डाइवर्जेंट रेगुलेशन कर पाएंगे शेयर्ड नॉर्म प्रिंसिपल और गाइडिंग वैल्यू के बेस पे। इट कैन डेवलप द कॉमन गाइडलाइंस फॉर G7 कंट्रीज़, ये एक कॉमन गाइडलाइन बना पाएंगे G7 कंट्रीज़ के लिए। अलाउ द यूज़ ऑफ कॉपीराइट, अलाउ होगा कॉपीराइट यूज़ मटेरियल इन डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग एज अ फेयर यूज़। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी जो है वो बताई गई है कि G7 कब हुआ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो ये आपको एक तरीके से हमने शॉर्ट में कर लिया है। कंक्लूड बाय दिसंबर 2023। और ये HAP के बारे में भी चीज़ें बताई गई हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्रोसेस कैन हेल्प, व्हाट इज़ द विजन, विजन क्या है ये हम देखेंगे। G7 अब आप देखो सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, याद रखो ये सब, और ब्रिक हो गया, ब्रिक्स हो गया अब तो, और सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, ठीक है, ठीक है। एशियान कंट्रीज़ हो गई। और कौन सा हो गया हमारा G7, G20 और भी जो भी हैं। ग्रुपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अब है व्हाट इज़ द विज़न, द G7 के बारे में मतलब यहाँ बता रहे AI में वेरी अक्रॉस G7 मेंबर, मटेरियल डिक्लेयर्ड हैज़ अ सिमिलर व्यू। तो ये सारे इन्होंने बताया। G7 डजंट एक्सपेक्ट टू हार्मोनाइज द policies on regulation. It is also possible that countries are not part of the G7 would want to influence the global governance of AI, may launch a process of their own like a HAP। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पर हमने देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ सब देखो दिया रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, OCED, ये सारी चीज़ें। पर हमको कितना जानना था, वो हमारा समरी सफिशिएंट था, ठीक है। तो वो हमको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा करना है। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है कैंसल कल्चर, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर और फॉर्म ऑफ मूव विजिलेंटिज्म। तो इससे रिलेटेड भी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इन जून 2020 ऑथर J.K. Rowling posted some controversial tweet about the transgender community। तो मतलब कोई जो अथर है J.K. Rowling, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। देयर वाज अ स्विफ्ट एंड फियर्स बैकलैश अगेंस्ट हर ऑनलाइन, स्पेशली फ्रॉम ट्रांस एक्टिविटी एंड फैंस ऑफ हैरी पॉटर, ठीक है। Rowling was then promptly cancelled. The number of call online to stop buying her book has only grown since then, as the author has refused to cancel her stance. However, Rowling herself had said in interview that she does not consider herself cancelled, as her book sales have only shot up since the controversy erupted। तो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद उनकी बुक भी लेना लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये एक तरीके से
जो है बैकलैशेस जो होते हैं, जैसे इन्होंने क्या बोला, एक तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ बोली ट्रांसजेंडर के लिए, तो उसके किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। पर यहाँ पे कैंसल कल्चर की बात है, ये क्या है ये हमें जानना है। कैंसल कल्चर जो है एक वाइडली यूज्ड कंटेम्प्रेरी टर्म है, बट विदाउट अ क्लियर कट डेफिनीशन। इसका कोई क्लियर कट डेफिनीशन नहीं है, ठीक है। Broadly, when any perceived wrong, whether from 2 minutes ago or half a century ago, suddenly come under scrutiny for a group of people online and result in public shaming, censorship, loss of friend and connection, or even a job, it means that person who has aired such view has cancelled. Demanding accountability from people holding such problematic view is central to cancel culture. तो cancel culture यही है, those who are cancelled for on ascribing a particular view or value as norm as their public figure such as Rowling। तो मतलब किस तरीके से उन्होंने किया, फिर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, फिर उन्होंने एक तरीके से बताया कि जो भी चीज़ें हैं, तो ये आपको ऐसे टर्म याद रखना है बस कैंसल कल्चर के बारे में। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड आया हुआ है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन टू बी स्लो एंड लॉन्ग दास, तो इसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से ये बोला गया है, तो वो हम देखेंगे। द डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस इन इंडिया विल बी स्लो एंड प्रोट्रैक्टेड। स्लो एंड प्रोट्रैक्टेड होगा। Within 4% inflation target likely to be met only over the medium term, आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी ने बोला है। ओके, तो अब इसको क्या इन्होंने कहा है उस पर हम देखेंगे। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस ओवर द लास्ट 1 ईयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, हम उसको पूरा ध्यान यहाँ पे देने वाले हैं। वाइल आवर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर करंट एंड फाइनेंशियल ईयर जो है वो लोअर रहा है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी हेडेड बाय आरबीआई चीफ टास्क टू ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन बाय 4% ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, ये यहाँ पे देख लिया हमने ऑलरेडी कि स्लो एंड प्रोटेक्टेड होता है विथ कन्वर्जेंस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट 4% अचीव्ड ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है। आवर अप्रोच मेंटेनिंग, ये सब है। अब यहाँ पे देखो डिसइन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने इस बारे में बात किया है। इन्फ्लेशन विल रीच सेंट्रल बैंक 4% टारगेट ओनली इन मीडियम टर्म, वाइल आरबीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है हैज़ बिन लोवर्ड 5.1%, पॉजिटिव रेट इंक्रीज इन अप्रैल एंड जून। तो ये सारी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी हमको देखनी थी। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात यहाँ पे चली है। However, RBI was in the rate, our approach towards maintaining stability in financial system, integral conduct, monetary policy। तो बस ये जानना है कि डिसइन्फ्लेशन टू बी स्लो एंड लॉन्ग, तो ये स्लो होगा लॉन्ग होगा, इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, तो स्पोर्ट्स का ये हो गया, साइंस का ये आ गया। यहाँ पे लाइटनिंग के से रिलेटेड आया है आज। लाइटनिंग ब्लेम्ड फॉर कनाडा फायर विल गेट वर्ड्स इन वार्मिंग वर्ल्ड। तो हम यहाँ समरी में देखेंगे क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं, जो कि पब्लिश हुआ है इन नेचर ऑन February 10, 2023, लाइटनिंग इज मेन प्रीकर्सर ऑफ नेचुरल वाइल्ड फायर्स। तो जैसे अगर लाइटनिंग पे आ जाता है तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जो लाइटनिंग है एक मेन प्रिकर्सर है नेचुरल वाइल्ड फायर का। अब फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड ऑब्जर्वर हैव टुगेदर रिवील। उन्होंने रिसर्च मतलब ऑब्जर्वर जो हैं और फील्ड ऑब्जर्वेशन के बाद और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ने ये कहा है कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो फ्रॉम देन सम टेंस ऑफ द मिली सेकेंड सो कॉल्ड long continuing current LCC are likely to produce fire. Okay, long term change in lightning pattern reflect at least in part changes would by the climate change, the climate crisis। अब यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, recognizes lightning to be essential climate variable
दैट कॉन्ट्रीब्यूट क्रिटिकली टू द वे अर्थ क्लाइमेट इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो भी चीज़ है कि अर्थ क्लाइमेट में भी इम्पैक्ट पड़ता है। स्टिमुलेशन हैव फाउंडेड दैट इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया टोटल लाइटनिंग एक्टिविटी को डिक्रीज। तो ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है और सेंट्रल एशिया वहाँ पे लाइटनिंग एक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, बट अमाउंट ऑफ एलसीसी क्या है, एलसीसी लाइट की बात, एलसीसी की बात की जा रही है यहाँ पे। लाइटनिंग एक्टिविटी कुड इंक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन वाइल्ड फायर, तो वो वाइल्ड फायर को बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ एलसीसी का मतलब है ये यहीं यहाँ पे दिया होगा ऑलरेडी, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। एलसीसी ये देखो, लॉन्ग कॉन्टिन्यूइंग करंट, एलसीसी, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है लाइटनिंग से रिलेटेड कि व्हाट कॉजिंग द वाइल्ड फायर, मतलब वाइल्ड फायर कैसे होता है अकॉर्डिंग टू कैनेडियन, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। स्टडी क्या इंडिकेट करती है, स्टडी इंडिकेटेड इंक्रीज इन टोटल ग्लोबल लाइटिंग एक्टिविटीज ग्लोबल एलसीसी बाय 2090। ये लाइन याद रखनी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं स्टडी में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्लोबल लाइटनिंग एक्टिविटी और ग्लोबल एलसीसी लॉन्ग कॉन्टिन्यूइंग करंट वो बढ़ सकती है 2090 तक, मतलब 2090 तक, ये याद रखना है। इसमें ग्लोबली एवरेज सरफेस टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ सकता है अबाउट 4 डिग्री, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और थोड़ी थोड़ी ऐसे हमको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका और ये वाला हमने पढ़ लिया। क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड फेसेस टू अदरवाइज वे इन दी सम रीजन इंक्लूडिंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नदर्न एंड सदर्न अमेरिका एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड in the Scandinavian peninsula. Stimulations have found that in these part of the world the total lightning activity could decrease. यहाँ पे decrease कर सकती है total lightning activities, ठीक है, but the amount of LCC lightning activity would increase leading to an increase in wildfire. तो ये हमने समरी में भी ऑलरेडी देखा। कैसे लाइटनिंग वर्क करती है वो भी यहाँ पे बताया गया है। इस लाइटनिंग क्लाइमेट इंडिकेटर ये भी यहाँ पे बताया गया है। लाइटनिंग स्ट्राइक इन इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम थोड़ी चीज़ें अगर देखें तो कहा जा रहा है ऑफ लेट लाइटनिंग स्ट्राइक हैव बीन डेडलीस्ट नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ये एक डेडलीस्ट नेचुरल डिज़ास्टर होता है। देयर वर 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक इन अ कंट्री, कब से, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक हो चुका है कितना, 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक, 34% हाइयर है ये प्रीवियस ईयर से। और ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने बताया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने क्या कहा है, हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड अ शार्प अपटेक इन स्ट्राइक इन द डिकेड्स इन 1995। तो मतलब इंडिया में भी एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। हाउएवर कैंपेन रिपोर्ट ऑल्सो सेड स्ट्राइक है ड्रॉप्ड बाई 60% इन उड़ीसा, आंध्रा एंड नागालैंड। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कैंपेन रिपोर्ट है उसमें कि स्ट्राइक जो है वो ड्रॉप हुआ है 60% उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड नागालैंड में 2021-22 में। मोस्ट सच डेथ इन इंडिया हैपन बिकॉज लिविंग इन विलेज सीक शेल्टर फ्रॉम लाइटनिंग अंडर tall tree which are more likely to be struck। तो मतलब जिनके पास घर नहीं होते वो ऐसे ओपन में रहते तो उनको ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है, कुल मिला के ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सारा कवर कर लिया है, सारा हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। ये हमारा लास्ट पेज है जो कि साइंस का अब ऐड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।